जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। आरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी आने वाली पीसीएस एग्जाम्स दोनों के लिए भूगोल की पूर्वावलोकन सीरीज में पृथ्वी की उत्पत्ति हमें करनी है। पहले कई वीडियो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में पिन है, डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ इतिहास का भी पूर्वावलोकन चल रहा है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति करते हुए हम ज्वालामुखी, भूकंप करते हुए विश्व के पर्वत, पठार और नदियां पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ टेस्ट रिवीजन नहीं होगा बल्कि आपको याद भी कराई जाएंगी चीज़ें। आप जानते हैं इस समय पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण हो गया है, तो इस समय सिर्फ दो काम करने हैं: करंट अफेयर्स पूर्वावलोकन, करंट अफेयर्स पूर्वावलोकन, करंट अफेयर्स पूर्वावलोकन। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो इसका आंसर हमें पता है डी होगा। इसका आंसर होगा ओ स्मिथ। अगर क्वेश्चन आए तो ये गलत ना हो, सिर्फ इसलिए पूर्वावलोकन चल रहा है कि अगर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन तो आप गलत करके ना आए, वरना वो दुख बहुत बुरा होता है। बिना समय गवाए दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग या उपयुक्त सभी? तो हमें पता है हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए करते हैं, क्योंकि वह भी आ सकता है। अब हम चलते हैं भूगर्भिक इतिहास की तरफ, जो कि एनसीईआरटी का 11th क्लास में ये पेज छपा हुआ है, वहीं आप वहां से पढ़ चुके होंगे। बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन, महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन, होलोसीन, इओसीन? आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप गलत करके आते हैं, तो आप गलत नहीं होंगे आपके। तो इसका आंसर होगा ए, प्लीस्टोसीन। तो महान हिमयुग प्लीस्टोसीन। नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल कहा जाता है? किसे प्राय लघु हिमकाल कहा जाता है? यूपी पीसीएस प्री में ही पूछा गया, तो इसको रट लीजिए। 1650 से 1870, 1650 से 1870। मुझे उम्मीद है आप लोग भी आंसर दे रहे होंगे। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो सबको पता होगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। डायना, ऐसे डायना लिखा जाता है ना, इसको जोड़ दो और इधर उल्टा कर दो। 18 डायना से डा से 18 बना लो, 1800 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 करोड़ वर्ष पूर्व, सॉरी 100 बोल दिया मैंने, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 कैसे याद होगा? ये डायनासोर डा है तो इसको ऐसे बनाओ और ये उल्टा कर दो, 18 18। बस लिंक हो जाए थोड़ा सा, एग्जाम में सब याद आ जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें होगा विवर्तनिक क्रिया से। 11th एनसीईआरटी हम कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो उत्तरी अमेरिका भाग नहीं था। अफ्रीका भी नीचे आपको मिलेगा, दक्षिण अमेरिका भी नीचे मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया भी नीचे मिलेगा। तो आप इसमें से ऑड और इवन करके भी निकाल सकते थे कौन अलग है। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। और कौन इसमें शामिल था? तो दक्षिण अमेरिका भी देखा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब शामिल थे, इसमें सब शामिल थे। तो आपको गोंडवाना लैंड समझ में आ जाना चाहिए। गोंडवाना लैंड में कौन कौन है? भारत है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाए। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे कहते थे, कौन सा था? जिसे कहते थे पैंजिया। तो हमें पता है पहले पैंजिया होता था, फिर पैंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। क्या क्या बना? एक पैंथालासा बना और एक बना गोंडवाना लैंड। क्या मैं सही हूँ? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किन घटनाओं या किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया?
किसने जीवों के प्रवास को प्रभावित किया होगा? सही उत्तर आपको देना है महाद्वीपीय विस्थापन या हिमानी चक्र। तो इसका दोनों आंसर सही है, दोनों ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजनक बल, भूविक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल या बहिर्जात बल? तो इसका आंसर होगा सी, पर्वत निर्माणकारी बल। तो वलन से क्या बनते हैं? पर्वत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन कौन ला सकता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का घूर्णन, भूतापीय ऊर्जा, प्लेट संचलन और पृथ्वी का परिक्रमण। तो कौन होगा इसमें से जो लाएगा? सभी ला सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 सभी की वजह से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटपरा जमाव, खैतोनी जमाव, बाघोर जमाव, सिहावल जमाव। पीसीएस 2017। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी 20 का आंसर सही होगा 4 1 3 2, यानी पहले सिहाल जमाव, फिर पटपरा जमाव, बाघोर जमाव, खैतोनी जमाव। फिर मैं कह रहा हूँ आप एक बार देख लेंगे, एग्जाम में अगर रिपीट हुआ तो आप सही करके आएंगे, क्योंकि ये अचानक वो ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपको ना पता हो, लेकिन अब आपने देख लिया, अगर एग्जाम में आ गया तो आप समझ में आ जाएगा। पहले सिंह होगा, फिर पटपरा होगा, फिर बाघ होगा, फिर खेती होगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, सिंह, पट, बाघ, खेती, कुछ भी याद कर लीजिए, लेकिन अगर रिपीट होता है तो आप गलत करके ना आइएगा, वरना पीछे हो जाएंगे। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो पहले सरीसृप आया, या कीट आया, या कवच वाले जीव आए, या स्तनधारी आया? तो हमें पता है सी वाला इसका आंसर होना चाहिए, स्तनधारी सबसे बाद को आए, यानी सबसे पहले आया कवच वाले जीव, कवच वाले जीव, फिर आया कीट, फिर आया सरीसृप और फिर आया स्तनधारी, और स्तनधारी सबसे बाद को आए। नेक्स्ट चलते हैं, इतने क्वेश्चन थे, अब चट्टानों पे चलते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है बात करने का। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानों के विषय में विचार कर लेते हैं। नंबर 1, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, जलीय तंत्र द्वारा। नंबर 2, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। नंबर 3, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। नंबर 4, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। तो परतदार चट्टानें तो परतों में पाई ही जाएंगी। तो इसके चारों स्टेटमेंट सही है। आप पढ़ लीजिए, परतदार चट्टानों के बारे में क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? सत्य सत्य पे सर्किल करते रहिएगा। यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं है, देखना भी है कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सर्किल की जाती है चीज़ें। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, या ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, या ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, या ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो इसका आंसर होगा सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसाद आया, गंगा लेकर, नदी लेकर आई, यहाँ भर दिया, फिर गंगा नदी दूसरा अवसाद लाएगी, फिर भर देगी, तो ये स्तरों में निक्षेपित हो जाएंगे, कई स्तर इसके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह मरुस्थल में बनती है, या गर्मी से बनती है, या पानी के नीचे बनती है, या पहाड़ के ऊपर बनती है। तो कहाँ बनती है बलुआ पत्थर? तो पानी के नीचे बनता है, इसलिए बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान होती है। नंबर 4 पे चलते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, या वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, या वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती। तो अवसादी नहीं है यहाँ पर है आग्नेय। आग्नेय में क्या होता है? वे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय
दोनों ही होती हैं, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, अधोलिखित या नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जितना मोस्ट लिख पाओ उतना कम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीवाश्म किस में नहीं पाए जाते हैं, तो हमें पता है ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो यहाँ से आप यह भी याद रखिए कि कांग्लोमरेट, शैल, बलुआ पत्थर तीनों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यह एक आग्नेय शैल है। यह भी याद रखिएगा कि आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आई रिपीट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। एग्जाम में आ गया तो मैं तो यही लगा के बता दूंगा, देखो मैंने कहा था आएगा, आपने याद नहीं किया, अब याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 6th नंबर, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी दोनों से होती है। ए और बी दोनों होंगे, अगर यहाँ पर ए और बी दोनों लिखा होता तब भी सही होता, यानी आग्नेय और तलछटी दोनों से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या ग्रेनाइट। तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट। फिर से ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं होगा? नीस, बालुका पत्थर, चूना पत्थर या शेल। तो नीस जो है वह समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे। अगले पर चलता है ज्वालामुखी, 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 जहाँ से क्वेश्चन आना तय ही होता है। अधिकतर ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया या हवाई द्वीप, हवाई द्वीप आप जानते हैं अमेरिका में है, तो हवाई द्वीप से आते हैं या इंडोनेशिया से। लेकिन कई बार क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ देते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया से और हवाई द्वीप सबको पता है कि क्वेश्चन आते हैं। इस बार आयरलैंड से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आयरलैंड में ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो आयरलैंड या आइसलैंड दोनों में से एक है, आप उसको देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। मूल स्थल रूप, ज्वालामुखी शंख, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडनाक, अपरदनात्मक जलप्रपात। तो इसका आंसर होगा ए, ज्वालामुखी शंख जो है वह मूल स्थल रूप है, मूल स्थल रूप है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। जलवाष्प निकलता है, हीलियम निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो निकलता तो सब है, लेकिन सबसे अधिक उसने पूछा है, सबसे अधिक क्या निकलता है, तो जलवाष्प सबसे अधिक निकलते हैं। ज्वालामुखी जब निकलता है तो वहाँ से जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलते हैं। कुछ लोग तो जलवाष्प लगा के भी नहीं आएंगे कि जलवाष्प थोड़ी निकलता है। खैर, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पिनाटुबू, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी है जो वह सबसे ऊंचा है। कहाँ है यह भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। उपयुक्त में से कोई नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसे क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं, मैग्मा, मैग्मा कहते हैं। तो जरा आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ये पृथ्वी का मान लो अंदर का भाग है, तो ये कोर, आंतरिक कोर, बाह्य कोर, फिर मेंटल, फिर परत, ये सब डिवाइड होते हैं। तो मैग्मा कहाँ से निकल कर आता है। अंदर से पृथ्वी के जो पार्ट होते हैं, किस पार्ट से, किस भाग से मैग्मा बाहर निकलता है। कमेंट सेक्शन में आपके इस क्वेश्चन के आंसर का जवाब चाहेंगे, और जो आंसर ना दे वो उस आंसर को सबसे ज़्यादा लाइक कर दें जो सही बताएं। आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा जो पहले कमेंट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, वॉल्केनिक चट्टानें या
परतदार चट्टानें, तो इसको बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है, प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैस्पियन सागर में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ सकता है। तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, कथन कारण में आ सकता है, इसके हम व्याख्या भी देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। उपयुक्त विकल्पों में बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित हैं, अतः स्पष्ट है कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। यह कथन कारण के क्वेश्चन में भी आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। माउंट एटना क्या है? पर्वत है, ज्वालामुखी है, पर्वत शिखर है या पठार है? तो इससे इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। माउंट एटना ज्वालामुखी है, कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है माउंट एटना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी 1999, आईएएस प्री 2005। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कई बार आए हैं, चाहे तो अगला फिर देख लो। पीसीएस 2005 2014, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है? तो आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। हवाई, जो मैंने बताया, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप अगर ना दिया होता, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया होता, तो आप वह भी लगा कर आते। तो आप देखिए, माउंट एटना पूछा गया, माउंट सेंट हेलेंस पूछा गया, मौना लोआ पूछा गया, अभी तो आगे और पूछे जाएंगे। लीजिए, मौना लोआ उदाहरण है, तो ये आप जानते हैं किस ज्वालामुखी का है? सक्रिय ज्वालामुखी का है। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको ना क्वेश्चन में पता हो कि ये सक्रिय है या नहीं, तो आप ये समझिएगा सक्रिय है तभी पूछा जा रहा है। अगर अमेरिका के किसी राष्ट्रपति पर क्वेश्चन बनेगा तो कौन सा राष्ट्रपति होगा, आप बताइए। आप जानते हैं वो ट्रंप साहब होंगे जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में सक्रिय हैं। तो जो सक्रिय होता है उस पे क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है। मैंने फिर बोला, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, ना पता हो, तब आप 90% कहाँ जाइएगा? सक्रिय ज्वालामुखी पर ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? देखो वही पूछा जाएगा जो सक्रिय होगा। अकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना या फ्यूजियामा? तो डी आंसर सही होगा। 2 3 4। अकांकागुआ नहीं है सक्रिय, कहाँ है ये भी देख लेते हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। एटना भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप पर है, जो कि इटली का है। फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। अंकागुआ ज्वालामुखी मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, कौन कहाँ है यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, फिर वैसे क्वेश्चन, कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? तो अकांकागुआ नहीं है, तो 1 हमने हटा दिया, 1 हमने हटा दिया। एटना तो है ही, एटना 2 कहाँ है? दोनों में है। किलिमंजारो और वेसुवियस में आप फंस सकते हैं। किलिमंजारो जिसको पता है उसे पता है कि वह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। इसका आंसर डी होगा, एटना और वेसुवियस। अब दोनों हैं कहाँ? किलिमंजारो जो है वह तंजानिया में है, जो कि मृत हो चुका है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना सिसिली द्वीप पर अभी देख कर है। वेसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित हैं। तो वेसुवियस भी इटली में है, सिसिली भी, सॉरी एटना भी इटली में है। यह दोनों आपको पता होने चाहिए। आई रिपीट, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। आपको अकांकागुआ पता होना चाहिए, आपको किलिमंजारो का स्थान पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है केन्या में, तंजानिया में, मलावी में, जाम्बिया में? तो सी होगा, तंजानिया में। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ये भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है? माउंट किलिमंजारो।
नेक्स्ट चलते हैं। फिर वही किलिमंजारो है, क्या है? तो आग्नेयगिरी है यानी वॉल्केनो है, द्वीप है, शंख है या नदी है? तो ये वॉल्केनो है, लेकिन अभी मृत वॉल्केनो है, सक्रिय वॉल्केनो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सी स्ट्रोम्बोली कहाँ है? तो स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप बताइए, सिसिली द्वीप पर अभी एक और हम ज्वालामुखी पढ़कर आए थे, वह कौन सा ज्वालामुखी था? क्या वह एटना ज्वालामुखी ही था? इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशवान रहने के कारण भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बहुत से क्वेश्चन हो गए, आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा जहाँ से ज्वालामुखी पर्वत शुरू हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, बनेगा ही बनेगा। तो स्ट्रोम्बोली भी इटली सिसिली द्वीप पर है, एटना भी इटली सिसिली द्वीप पर है, लेकिन स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। फिर वही स्ट्रोम्बोली एक है, क्या है? जागृत ज्वालामुखी, जागृत सक्रिय ये दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट चलते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलाउआ या किलायू कई नामों से इसे जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। मैंने बोला हवाई द्वीप इंडोनेशिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट द्वीप है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो एटना आपको पता है, एटना कहाँ होगा? इटली में होगा, लेकिन यहाँ पर देखो इटली भी दिया है, सिसिली भी दिया है, तो हम एटना को सिसिली पे लगाएंगे क्योंकि वो इटली के ही सिसिली द्वीप पर है। ठीक है, इटली के सिसिली द्वीप पर है। विसुवियस को हम इटली में लगाएंगे, विसुवियस इटली में था क्योंकि, लेकिन वो नेपल्स जो द्वीप है उस पर स्थित है। एटना भी इटली में है, एटना भी हम इटली में लगा सकते हैं, लेकिन एटना का कंफर्म सिसिली द्वीप दिए रखा है तो हम एटना को सिसिली तक ले जा सकते हैं, लेकिन विसुवियस को हम सिसिली नहीं लगा सकते। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लो कीटोपैक्सी आपको पता है इक्वाडोर में है, डी का 2 यानी हम बी के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। ठीक है, बी के साथ जाएंगे, आंसर बी। एक और बचा है वो आप याद कर ले, एरीबस रॉस द्वीप पर है, एरीबस रॉस द्वीप पे, रॉस द्वीप पे, एरीबस कहाँ है? रॉस द्वीप पे है। ठीक है, माउंट एरीबस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको आप याद कर लें। इसमें यही होता है कि आप जो रिपीट हो रहे हैं वो तो याद हो गए। अब आपको एटना याद हो गया, कहाँ है? इटली में, सिसिली द्वीप पर। एरीबस आया नया, उसको अलग से याद कर लो। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। फिर ज्वालामुखी देश है, एटना को आंख बंद करके लगा दो, एटना को आंख बंद करके लगा दो। जैसे हमें मिला वैसे हमारे 2 कट गए, 2 बचे। ठीक है, एटना 1। फिर माउंट रेनियर, माउंट रेनियर यूएसए में है, ये भी लोगों को पता होता है, ये यहाँ पर है। तो कौन सा बचा? बी वाला आंसर बचा। बी आंसर हो गया। अब बी आंसर हो गया तो समझ लो पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में। ताल कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस इस समय आप जानते हैं चीन से ताल में ताल मिला रहा है, हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है, हमसे मतलब भारत से ब्रह्मोस खरीदी है फिलीपींस ने, तो फिलीपींस चीन से ताल में ताल मिला रहा है, आप इससे याद कर लो। मैक्सिको का भी मेरे पास बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन मैं देशों की संप्रभुता की वजह से वो बोल नहीं सकता। मैक्सिको, मैक्सिको को पेरिकुटिन से आप याद कर सकते हैं, मैक्सिको पेरिकुटिन से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20, सही सुमेलित कीजिए। तो कांकागुआ फिर से आ गया, कांकागुआ आप देख कर आए हैं, कांकागुआ कहाँ था? किलिमंजारो भी आप देख कर आए हैं, कांकागुआ आपको पता है, किलिमंजारो आपको पता है। अलबुर्ज, अलबुर्ज बस है, अलबुर्ज आप जानते हैं ईरान होना चाहिए अलबुर्ज, तो अलबुर्ज से देख लेते हैं। बी का 4, बी का 4 2 जगह है। अकांकागुआ किलिमंजारो आप देख कर आए थे, अकांकागुआ कहाँ था? अर्जेंटीना में। किलिमंजारो कहाँ था? तंजानिया में। किनावालू बचा, किनावालू कहाँ हो जाएगा? मलेशिया में। किनावालू कहाँ हो जाएगा? मलेशिया में। ठीक है, तो 2 का 4, सी का क्या होगा? सी का 1, सी का 1।
सी का 1 मतलब आंसर डी हो जाएगा। सी का 1 मतलब आंसर डी। ठीक है, तो कुछ अगर आपको पता है तो मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर लो। किनाबालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान। अलबुर्ज ईरान आ सकता है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं ईरान के साथ टेंशन चल रही हैं। अकांकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, शबनकाया माउंट एटना। एटना 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 एटना। B1 हुआ। जैसे आप एक लगा लेते हो ना, दो अपने आप गलत हो जाते हैं, दो तो कट ही जाते हैं। डी और बी कट गए, बचा क्या, दो ही बचे। अब आप एक और पता होना चाहिए, मेरापी लोगों को पता रहता है। मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया में। मेरापी D का 3, तो आंसर हो गया सी। आराम से आंसर आ गया। ठीक है, सी आंसर आ गया। सबनकाया कहाँ है, सबनकाया पेरू में। सबनकाया पेरू, पेरू सबने खाया, पेरू सबने खाया, पेरू सबने खाया, पेरू सबने खाया। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ है, पेरू, पेरू सबने खाया। याद हो गया। दो बार बोलिए, पेरू सबने खाया, पेरू सबने खाया, पेरू सबने खाया। आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, आपकी आंखें दो बार बंद होंगी, खुलेंगी और कहेंगी वाह मजा आ गया। अगला है मेरापी। मेरापी इंडोनेशिया, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबको पता रहता है। कोलिमा बचा है, कोलिमा, कोलिमा मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको, मैक्सिको कोलिमा, मैक्सिको कोलिमा। चलिए आगे चलते हैं। 22, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटुआ। कराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। फिर वही जाना पहचाना नाम जो मैं उतनी देर से बोल रहा। आप लोग सोच रहे होंगे सर इंडोनेशिया बोल रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया के क्वेश्चन तो आ नहीं रहे। इटली अमेरिका सब आ रहे, आएंगे इंडोनेशिया भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरापी कराकाटुआ इंडोनेशिया में है। करंट में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं इंडोनेशिया के, वो आप देखिएगा। इसमें करंट अफेयर्स में आपने 2-3 तो इंडोनेशिया के पढ़ ही लिए होंगे ज्वालामुखी। 23 पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, कर लेते हैं। माउंट एटना ढूंढो कहाँ है, हाँ मिला, देखो एटना आपका सबसे बढ़िया दोस्त है। ज्वालामुखी एटना मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है भाई, जहाँ मिल जाता है। और यहाँ देखो, यहाँ तो मतलब कहे नहीं क्या, एक ही में आंसर मिल गया। माउंट एटना पता था मुझे, और मैं सॉरी बी का 1 है, बी का मैं 2 लगा के गया, सॉरी दो बचे, सॉरी दो बचे, दो बचे। लेकिन पेरीकुटीन अभी हमने देखा, पेरीकुटीन मैक्सिको, पेरीकुटीन मैक्सिको, पेरीकुटीन मैक्सिको, मुझे तो याद हो गया पेरीकुटीन मैक्सिको। आप भी सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पेरीकुटीन मैक्सिको। सी का 2, 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 तो आंसर होगा बी। ठीक है, सी का 2 आंसर बी। पढ़ लेते हैं जो बच्चे हैं। डी, डी, डी का 3, एप्पो फिलीपींस, एप्पो फिलीपींस, एप्पो। यहाँ भी देखो एप्पो, यहाँ भी देखो पो, याद कर लो, पी पी पी, एप्पो फिलीपीन, एप्पो फिलीपींस। रेनर बचा है अभी, रेनर यूएसए, रेनर यूएसए, रेनर यूएसए। यूएसए वैसे भी रनर रहता है आपके साथ, कैसे भी याद कर लो यार। एक बार लिंक बना ली ना आपने, एग्जाम में जैसे ही रेनर दिखेगा आपको तुरंत यूएसए दिखेगा, अरे हाँ मिल गया, मिल गया, रेनर यूएसए मिल गया, मिल गया। ठीक है, तो कैसे भी लिंक बना लो। ठीक है, आपको कोई मिले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसे पिन कर देंगे। रेनर यूएसए के एक साथ लिख लो, इंडोनेशिया एक साथ लिख लो, अमेरिका एक साथ, सॉरी अमेरिका को ही तो यूएसए बोलते हैं, उन सब के एक साथ लिख लो। मैक्सिको के 2 थे, एक पेरिकुटीन था, एक क्या था, एक और ऊपर पढ़ के आए थे वो है, दोनों एक साथ लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है भूकंप। भूकंप के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। BSL, ABL, RSL, PSL, ASL। तो हमें पता है PSL, PSL। इनमें से कौन है जो केवल ठोस में चलती हैं, इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, सब आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पढ़ लेते हैं। कथन 1 कह रहा है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, सर्वथा भिन्न होता है। कथन 2 पढ़ लेते हैं, भूकंप लेखी
भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर पी एवं एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो इसका आंसर बी सही होगा, यानी कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से या जंगल की आग से? कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 1 2 3, 2 3, 2 4 और 1 2 3 4। इसका आंसर है 1 2 3, यानी रिंग ऑफ फायर भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। आपको अगर प्रशांत महासागर क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रशांत महासागर है, इसके चारों तरफ के क्षेत्र को ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्टर स्केल का एक लघुकणकीय क्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। नंबर 2 कह रहा है रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना तेज हो जाती है। कौन सा सही है? तो ए सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? पढ़ लो थोड़ा सा। भूकंपीय परिमाण का मापन रिक्टर स्केल एवं तीव्रता मार्केली स्केल पर होती है। दोनों में अंतर याद रखिएगा, तीव्रता मार्केली पर, परिमाण रिक्टर पर। का आविष्कार 1935 में माल से रिक्टर ने किया। ठीक है, 1 से 10 के बीच अंकित होता है, 10 गुने आयाम की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है, 32 गुना। ठीक है, ना कि 100 गुना, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। नंबर 2, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। नंबर 3, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित होते हैं। नंबर 4, रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। फिर कहते हैं रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चौथा गलत, चौथा गलत होता तो ये गलत, ये गलत, दूसरा आपको सही है, दूसरा तो पता है आपको सही है, तो आंसर अपने आप 1 2 और 3 हो जाता। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है किस चीज को नापने के लिए? समुद्र की गहराई? नहीं भाई, भूकंप की तीव्रता। ये तो पढ़ के आए थे अभी, ये तो बहुत आसान है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। मत पूछो सर, रिक्टर पैमाना रट गया है, बार बार पता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग होता है? मत पूछो सर, सिस्मोग्राफ। ये तो सुनते ही रहते हैं, हम तो यूपी वाले हैं, भूकंप आते रहते हैं नेपाल में। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द किसको नहीं पता है? हमें सब पता है सर, ये जापानी भाषा का एक शब्द है। टी सुनामी इसकी इंग्लिश पे होती है और हमने इंग्लिश याद कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? सही नहीं है। शुंडा खाई में भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट से अधागमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। क्या ऐसा है? नेक्स्ट चलते हैं। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। क्या ये सही है? नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत घाट उतारा। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश की स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने के कारण सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम में रही। गलत, आंसर सी गलत है, बाकी सब सही है। अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत का घाट उतारा। ये क्वेश्चन गलत है। क्यों रखे आप? क्योंकि 2004 में आया था, 2005 में पूछ लिया गया, भले ही बीपीएससी ने पूछा हो लेकिन पूछ तो लिया गया। आप याद करिए कि आपके समय भी कोई आया भूकंप, या जो कुछ पर्वत फटा हो या भूकंप आया हो, ज्वालामुखी हुआ हो, तो याद रखिएगा। करंट में कुछ आया हो, याद कर लो।
जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया? तो हाल ही में याद रखिए, कोई हो तो आप याद रखिएगा, उस समय फुकुशिमा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो 13 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है ज्वालामुखी होगा? नहीं, प्लेट टेक्टोनिक होगा क्या? यस, प्लेट टेक्टोनिक। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? तो ये तो सबको पता है, अधिकेंद्र अधिकेंद्र अधिकेंद्र। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? आपको पता है, कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटें सबको याद होती हैं, हालांकि कुछ को याद नहीं होती हैं बड़ी प्लेट भी, और छोटी प्लेट तो छोड़ ही दो। आप छोटी प्लेट बड़ी प्लेट दोनों याद कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो एनसीईआरटी में दी गई हैं, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो कोकोस प्लेट किनके मध्य है? तो हमें पता है, इसका आंसर बहुत ईजी है, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य चुपकी सी कोकोस प्लेट एक रखी हुई है। ठीक है, छोटी सी है कोकोस प्लेट, कहाँ? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे महाद्वीप और पर्वत और पठार। अगले लेक्चर में आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री की, पर्वत पठार, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो हो गए, पर्वत पठार, नदियाँ और जो भी हैं खनिज वगैरह वो करेंगे, और बहुत ही बढ़िया से रटा लेंगे। 2-4 क्वेश्चन रटा भी देंगे और 2-4 क्वेश्चन आपको समझा देंगे, 2-4 क्वेश्चन ट्रिक से याद कर लेंगे, लेकिन याद कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और कमेंट तो कर ही दिया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।